बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज मेरी टीम ने न्यूज़ कैफ़े के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो बहुत अहम है कि क्या हुकूमत वक्त शहरियों को रिलीफ देने में कामयाब हुई है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी के साथ साथ एक सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत वक्त शहरियों को रिलीफ देने में कामयाब होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिनका आज भी अवाम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पूरे हो जाएं और कोई एक सुख का सांस अवाम को मिले। ठीक है, मुश्किल हालात से हम गुजर के आए हैं और अभी तक माशी तौर पे भी हमारे हालात उस तरह संभले नहीं हैं, फिर भी अवाम महंगाई की वजह से बड़ी परेशान है और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हुकूमत वक्त की जानिब से जो रियासत की जानिब से क्या क्या अवाम को जो है वो रिलीफ मिलने चाहिए फौरी तौर पे, इसी हवाले से हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब उबैद शाह साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं, आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब क्या लगता है कि हुकूमत ने अवाम को गुज़श्ता हुकूमतों की निस्बत थोड़ा सा रिलीफ दिया है, कोई सुख का सांस मिला है? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी बात है जो जिसे सुख का सांस करार दिया जा सकता हो। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को बड़े गोल्डन चांस मिला था। अपनी 22 साल जद्दोजहद वो अपनी गिनवाते हैं, तो 22 साल जद्दोजहद के बाद वो कामयाब हुए थे, तो उनको एक ऐसा चांस मिला था जिससे वो आवाम को बहुत बड़ी तब्दीलियाँ ज़िंदगी में जो है वो लोगों की दे सकते थे, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो सके अब तक। जैसे बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में अगर मसला है, अगर आप गहराई में जाएं तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जहालत है, नाख्वानदगी है। अगर इल्म हो, हुनर हो तो मईशत को भी बहुत बेहतर किया जा सकता है, इंसान अपने हालात बदल सकता है। खान साहब अपनी तकरीरों में कहा करते थे कि 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 2.5 करोड़ हो गए बाद में बढ़ के। तो अब उनके लिए उनको बड़ी फिक्र थी कि वो बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन अफसोस की बात यह कि उनके दौर में उन बच्चों की तादाद और बढ़ गई और वो स्कूल क्या जाते हैं, वो सड़कों पे, फुटपाथों पे, शॉपिंग मॉल्स के बाहर, मसाजिद के बाहर और सिग्नल्स पे नज़र आते हैं, वाइपर हाथ में लिए होते हैं, कोई फूल पकड़े होते हैं, कुछ मांग रहे होते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। हमारा मुस्तकबिल कौम का क्या होगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रोकूंगा, आपको माफ़ी चाहता हूँ, आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा। सर, ये 2-2.5 करोड़ बच्चे आज से 15-20 साल बाद 2-2.5 करोड़ ख़ानदान है। और आप देखें इस जदीद दौर में, इस मतलब जिद्दत वाले दौर में हम 2.5 करोड़ ख़ानदान प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ होंगे। तो ये किस हद तक हमारे लिए आने वाले दिनों में, जब हम तरक्की की तरफ जो है ना वो अपनी नज़रें जमाई हुई हैं हमने कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एक होप रखी हुई है, उस दौर में आप इतनी बड़ी तादाद में पॉपुलेशन जो है देखें कि नाख्वानदा पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है वो क्रिएट कर आप इसको सोचेंगे तो आपको घबराहट होगी कि हम आने वाले वक्त में कहाँ खड़े होने वाले हैं। जी, आप देखिए हम दुनिया की अक़वाम में कहाँ हमारे मकाम बनेगा, क्या पोजीशन होगी। हमारा मुल्क किन लोगों के हाथों में होगा? उन लोगों के हाथों में होगा। इन्हीं में हमारे डॉक्टर्स होने चाहिए थे, इन्हीं में हमारे इंजीनियर्स होने चाहिए, साइंटिस्ट होने चाहिए, साइंटिस्ट। वो तो अब बचेंगे ही नहीं, वो क्लास ही नहीं बचेगी हमारे पास। मतलब इनमें से कहाँ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? आटे में नमक के बराबर भी हमारी कोई पढ़ी लिखी क्लास नहीं बचेगी। हम पर गलबा जो होगा वो नाख्वानदा और गैर पढ़े लिखे, गैर तालीमी याफ्ता लोगों का होगा। यकसां तालीमी निज़ाम से ये ख्वाब शुरू हुआ था खान साहब का, और यकसां तालीमी निसाब के ऊपर भी बात हुई, वो भी नहीं आ सका। तो कोई ख़ास खातिर खा रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं आए हैं, स्पेशली तालीम के शोबे में ही देखा जाए। हालांकि तो बड़े फिक्रमंद थे खान साहब इस बारे में। यही अलमिया है ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं सुख का सांस लेने की बात मैं कह रहा हूँ, उसकी तो कोई सूरत हाल नज़र ही नहीं आती। देखिए एहसास प्रोग्राम में वज़ीर आज़म का, उसमें एक एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम एक कॉम्पोनेंट है और दूसरा उनका कफालत प्रोग्राम एक हिस्सा है। अब वो किसी को 1000 रुपये या 2000 रुपये किसी फैमिली को देते हैं तो वो फिर भी भीख मांगने पर मजबूर ही होती है, अगर वो मांग रही है फैमिली पहले से भीख, और अगर वो ज़रूरतमंद है तो उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती। 2000 रुपये या 3000 रुपये आप महीने के दे देते हैं तो उससे कुछ भी नहीं होता। इससे बेहतर ये था अगर माइंड अप्लाई करते और आउट ऑफ बॉक्स सोचते, वो ये था कि सरकारी स्कूलों में बच्चे भेजने पर एक वजीफा बच्चों का मुकर्रर कर देते हैं, जैसे बाहर के ममालिक में है। जी। तो बच्चे तालीम के लिए भी आते हैं कंपल्सिवली,
और उनके वालिदैन की मदद भी हो जाती है उन बच्चों के ही जरिए। True. वो कफालत या जो भी मदद का प्रोग्राम है वो भी चल जाता। तो हम एक बड़े खतरे का निमटने का एक प्लान बना लेते, इसको सामना करने के लिए तैयार हो जाते। मगर जाहिर है खान साहब की सारी जो तवज्जो है वो इस बात पे है कि फलां चोर है, फलां लूट के ले गया है, फलां। अब देखे ना, काम कोई करना नहीं है, बार बार यही बात कि जी लूटे हुए खानदान अगर अपना पैसा ले आए तो मुल्क यूं हो जाएगा, तो मुल्क यूं हो जाएगा। मैं पहले भी एक राइटअप में छोटे से चंद दिन पहले मिसाल दी थी कि शहबाज शरीफ साहब का एक प्रोग्राम था, सस्ती रोटी प्रोग्राम या सस्ती रोटी स्कीम। उन्होंने कहा गरीब को भूखा नहीं मरने दूंगा, उसके रोटी उसको सस्ती मिलेगी, बढ़ के मारी। 38 अरब रुपए उन्होंने इस प्रोग्राम में पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसे के लगा दिए और आखिर में हाथ उठा लिए और वो समझ में आ गया कि ये हम नहीं कर सकते, हम किसको सारी जिंदगी रोटी खिलाएंगे, तो सारी जिंदगी खल के खुदा ने खानी है रोटी। आप अपनी पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि लोगों को प्रॉस्पर करने का, ग्रो करने का, काम करने का अच्छा मौका मिले, इवन फील्ड मिले और लोग अपने हालात बेहतर कर सके। आप लोगों के घर में जाके निवाले नहीं डालते, आप लोगों के घर में जाके राशन नहीं डालते। हुकूमत का ये काम नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं करती। कांटा दें मछली ना दें। एग्जैक्टली आप पॉलिसी ऐसी बनाएं। खुद खान साहब की एक अभी लेटेस्ट तकरीर सामने आई, आती रहती है माशाल्लाह उनकी इंकशाफाती तकरीरें। वो खैबर पख्तूनख्वा में कहीं खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत तो है हमारी, लेकिन महंगाई बहुत है। आप हमसे ये पूछें कि हम वफाकी हुकूमत में होंगे तो महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सूबे में वो कह रहे थे। तो हुकूमतें जो होती हैं वो पॉलिसी देती हैं जिसपे आप जो है, अब जाहिर है वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मुश्किल से 11 या 12 आइटम है जिसको हम महंगाई कहते हैं। कभी कोई शख्स नहीं रोया कि एसी बहुत महंगे हो गए, कभी कोई शख्स नहीं रोया होगा कि घड़ियां बहुत महंगी हो गई, कभी कोई शख्स नहीं रोया होगा कि जी एप्पल का गाड़ियां बहुत महंगी हो गई हैं। देखे ना, गाड़ियों में भी 800 सीसी वाला रोता है, 3000 सीसी वाला नहीं रोता है। 3000 सीसी वाला ले लेता है 2 करोड़ की भी गाड़ी या 4 करोड़ की भी ले लेता है। 800 सीसी वाले की तो नेसेसिटी है, वो तो बेचारा छोटा आदमी है, उसको गाड़ी पे दफ्तर जाना है या काम पे जाना है या दुकान पे जाना है या अपनी फैमिली को लेके कहीं ट्रैवल करना है, वो बेचारा लेना चाहता है, गाड़ी बदलना चाहता है। वो उसके बाद वो जो गाड़ी 6 लाख की ले सकता था वो 20 लाख की हो गई है, उसकी पावर से बाहर निकल गई। अब तो मैं चाहूंगा जरा इसी हवाले से मजीद बातचीत का सिलसिला जारी रहे। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और जनाब उबैद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात हो रही है हुकूमत वक्त के हवाले से, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कि क्या हुकूमत आवाम को किसी किस्म का रिलीफ देने में कामयाब हुई है या आने वाले दिनों में कुछ आवाम को रिलीफ मिलने की तवक्को है। इसी हवाले से बात कर रहे हैं। उबैद भाई, वक्फे से पहले आपने बताया कि कुछ बड़े मेजर इश्यूज जिनके ऊपर इस हुकूमत को काम करने की ज़रूरत थी उन पे काम नहीं हुआ है, तो आपने कहा कि रिलीफ वाली तो कोई सूरत हाल नहीं, कोई कहानी नहीं है रिलीफ की। तो एक और बात बताएं मुझे, क्या आप देखते हैं कि ये हुकूमत वाकई बेइख्तियार है या बेबस है, ठीक है, या मतलब इसके बेइख्तियार और बेबस होने की वजह से कोई रिलीफ नहीं मिल सका अवाम को, या इन्होंने फैसले गलत किए हैं जो अवाम के हक में नहीं हुए, या फिर आप समझते हैं कि ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो इनको कोई काम नहीं करने दे रही, इनको मतलब ये कोशिश करना चाहते हैं, विल है, मगर अगर दूसरी जो ताकतें हैं वो बड़ी स्ट्रांग है, जैसे कि माफिया या जैसे कि अपोजिशन, वो नहीं चाहते कि काम करें और ये कामयाब हो। तो एक तजज़ियाकार होने की हैसियत से आप इस सारी पिक्चर को कैसे देखते हैं? देखें फ़हीम भाई, जहाँ तक बात है ना कि इख्तियार नहीं है हुकूमत के पास, इस बात से तो मैं बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं करूँगा। और बड़ी मैं आपको, मेरी नज़र में तो पाकिस्तान की आइडियल तरीन जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से है। परसों 2 दिन पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, तो उसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने आर्मी चीफ को कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा को, कि जी आप अपने दोस्त को भी ले आते इजलास में। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, ही इज़ माई बॉस, इमरान खान के लिए कहा। तो बात यह है कि इससे ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप इस सिविल और मिलिट्री क़यादत का कभी पाकिस्तान में शायद नहीं रहा हो, ठीक है ना। जनरल मुशर्रफ के दौर को आप एक्सक्लूड कर दें क्योंकि वो तो खुद आर्मी जनरल थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, लेकिन उनसे पहले और उनके बाद ऐसे हालात नहीं हुए कभी
कि इतनी ज़्यादा हम आहंगी हो और इतनी ओबीडियंस हो एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की टू द सिविल गवर्नमेंट। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इस सूरत हाल का भी अच्छी तरह फ़ायदा नहीं उठा सके और इसे एक्सप्लोर नहीं कर सके कि इस वक्त वो इतने बड़े बड़े फैसले कर सकते थे और इतने अहम डिसीजंस ले सकते थे जो बिल्कुल ही जो है वो कौम की तकदीर बदल देते, तारीख को बदल देते, एक नए रुख पर मामले को गामजन कर देते हमारे मुस्तकबिल को। लेकिन ये कि वो नहीं कर सके, इसकी वजह ये कि उनकी अटेंशन जो है वो सतही मामलात पे है, उनकी तवज्जो नहीं है बड़े मामलात पे, इस्लाहात के एजेंडे पे या तब्दीलियों पे या कोई बड़े इक़दाम करने पे। देखें, आप आज प्लान करेंगे तो वो चाइना में एक कहावत है, एक शख्स जो है वो कहता है कि मेरे घर के सामने पहाड़ है तो इससे जो है वो रोशनी रुकती है, सूरज रुकता है मेरे घर पे धूप आने से, तो मैं इसको तोड़ना शुरू करता हूँ। अपने बच्चों को कहता है कि कल जो है कुदाल और ये कुल्हाड़ी और ये सब ये फावड़े और ये सब ले लेना तो हम तोड़ेंगे इस पहाड़ को। तो पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं कि तुम इस पहाड़ को तोड़ लोगे, तुम ये तुम्हारे बच्चे। वो कहता है मैं नहीं तोड़ पाऊंगा या मेरे बच्चे नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन हम तोड़ना शुरू करेंगे, हमारे बच्चे तोड़ेंगे, हमारे बच्चों के बाद उनके बच्चे तोड़ेंगे, उनके बच्चों के बाद उनके बच्चे तोड़ेंगे, एक दिन हमारे आंगन में धूप आएगी। तो हम एक बड़ा मंसूबा जो होता है, एक बड़ी तब्दीली जो होती है उसकी बुनियाद रखते हैं और वो एक चलते 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 गाड़ी पट्टे पर चढ़ जाती है और एक बड़ी तब्दीली कौम में आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से एक इनकलाब आ जाता है। खान साहब ऐसी किसी गाड़ी को चले, ये भी ठीक है कि वो एक दिन में सब कुछ बदल नहीं सकते थे, मगर अफसोस ये कि उन्होंने ऐसा कोई काम भी शुरू नहीं किया जिससे कल की उम्मीद लगाई जाए कि कल बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, वो लगे हुए हैं करप्शन के केसेस में, नैब ऑर्डिनेंस को बार बार आगे पीछे करने में, वो अपने इख्तियारात को बढ़ाने और घटाने में, दौरों में, और जो है वो ये अजीब से कामों में लगे हुए हैं जो इसमें कोई कौम का भला नहीं है इन किसी काम में। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर किसी हुकूमत से पूछा जाए ना, किसी हुकूमत के किसी नुमाइंदे से अगर पूछा जाए अभी इस दौर में, तो वो अलग ही ना खुश फहमी में मुब्तला होंगे कि हमारे पास तो वो दादोशुमार आए हैं जो माजी में कभी नहीं आए, हमने ये तरक्की कर ली है, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो गई है, हमारी एक्सपोर्ट्स देखें कहाँ चली गई हैं, हमारी रेमिटेंस कहाँ हो गई हैं, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, दुनिया में ये हो गया। ठीक है, कागजों में अच्छा हो गया सारा कुछ, हकीकत में अवाम फैसला करे, अवाम की हालत तो देखें। तो इस सारी सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, कागजों में भी कुछ बेहतर नहीं हुआ। अच्छा, डॉलर जो है वो आपकी यहाँ जो स्टेट बैंक की हायरार्की है, जो इंतजामिया है, वो हमेशा डॉलर में मुदाखलत करती थी ओपन मार्केट में और डॉलर को किसी तरह सप्लाई बढ़ा के डॉलर बाहर से ला के इंजेक्ट करके उसको काबू में रखते थे और जो मनी चेंजर्स हैं, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी दबा के रखते थे कि डॉलर बेकाबू ना हो जाए। बेकाबू कैसे हो सकता था कि लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरे पास पड़े 50 लाख रुपए तो मैंने डॉलर खरीद के रख लिए, किसी और के पास 2 करोड़ रुपए उसने भी डॉलर खरीद के, हर आदमी को डॉलर चाहिए कि बढ़ जाएगा मैं कमा लूंगा, जल्दी कमा लूंगा। तो स्टेट बैंक इसको जो है वो डॉलर की सप्लाई को भी कम नहीं होने देता। जैसे बायोमेट्रिक अभी कुछ जगह पर हो रहा है, अभी भी कि डॉलर खरीदने जाते हैं आपसे तो बायोमेट्रिक करवाते हैं और आपका वीजा मांगते हैं कि कहाँ जाने के लिए आप डॉलर चाहिए, आप दुनिया में कहाँ जा रहे हैं, या एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं अपने भाई को, बच्चे को, या कोई बीमार आपका बाहर किसी हॉस्पिटल में उसके इलाज मुआवजे के लिए भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं आप डॉलर, क्यों चाहिए आपको? लेकिन यहाँ स्टेट बैंक की पॉलिसी यही है कि उसने डॉलर को आज़ाद छोड़ा हुआ है और वज़ीर आज़म साहब को ये समझाया हुआ है, कन्विंस किया हुआ है कि इससे हमारी जो ना एक्सपोर्ट पे बड़ा वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ये होता है वो होता है। अब गवर्नर स्टेट बैंक जब एक्सक्यूज देना शुरू कर दे, डॉलर बढ़ने के फायदे बताना शुरू कर दे, तो फिर बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आप क्या कहेंगे? तो हम अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट के लिए डॉलर जो है वो यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ज़्यादातर लोग जो है वो सब घर रखते हैं, इस तरह सोना खरीदा जाता है, इस तरह डॉलर खरीदा जाता है यहाँ पे। तो इससे भी जब खरीदार बढ़ जाता है वही रसद वाली और तलब और रसद वाला फार्मूला कि जब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो चीज की कीमत बढ़ जाएगी। नहीं तो स्टेट बैंक इसमें करता है ना इंटरवेन, स्टेट बैंक रोकता है इस सेल को, स्टेट बैंक पूछता है मनी चेंजर से तुमसे इतने डॉलर किसने किस पर्पस के लिए ले लिए, और स्टेट बैंक जहां जरूरत होती है, जैसे एक्सपोर्टर्स को जरूरत होती है, आपने एक्सपोर्ट की अपने ताल्लुकात पे, जाती ताल्लुकात पे, छोटे एक्सपोर्टर्स, और वहां से पैसे नहीं आए लेकिन आपको पता है आ जाएंगे, तो आप इधर उधर मनी चेंजर के पास जाते हैं, यार मेरे अकाउंट में पैसे मंगवा दो, क्योंकि स्टेट बैंक की शर्त है कि 120 डेज में पैसे वापस आने चाहिए, जो आपने एक्सपोर्ट किए वो पैसे आपको आने चाहिए। तो आपने कहा पैसे तो बाहर से नहीं आए, 2 महीने बाद आ जाएंगे, मैं अपने पास से ही मंगा के अपने अकाउंट में दिखा देता हूँ मैंने मंगा लिए,
वो लोग डॉलर लेते, डॉलर की बाइंग करते, जो ई फार्म जिन्होंने जमा कराए होते बैंक में एक्सपोर्ट्स के लिए। तो बात यह है कि स्टेट बैंक तो इस वक्त कुछ कर ही नहीं रहा। स्टेट बैंक तो चाह रहा है कि डॉलर बेकाबू हो जाए, बढ़े, ठीक है। इसी तरह आपका ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट को तो कुछ भी नहीं कर पा रहे खान साहब। यानी ट्रेड डेफिसिट के लिए इन्होंने इंपोर्ट कंपनियां जो थी, जो इंपोर्टर्स थे, उन पर इतने कदगन लगाए, इतनी पाबंदियां लगाई कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए, बहुत बड़ी तादाद में। इंपोर्ट कंपनी कितनी ही मैं जानता हूं जिनमें कई लोग 100 लोग काम करते थे, उनमें बेचारे 10 स्टाफ रह गया। उनकी इंपोर्ट पर सैंक्शंस लगा दी। खुद गाड़ियों की इंपोर्ट पर इतनी सख्ती इमरान खान साहब ने की, लेकिन लोगों को तो फायदा नहीं हुआ। गाड़ी की जो कंपनी पाकिस्तान में 3-4 नई कंपनी आ गई, लेकिन उनकी कीमतें जो थी वो पता नहीं कहां से कहां चली गई, उनका नफा पता नहीं कहां चला गया। लोग तो सफर कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को कीमत खरीद से बाहर चली गई है। 5 मिलियन की 6 मिलियन की गाड़ी है वो गाड़ी इंडिया में मुश्किल से 1.5 मिलियन की भी नहीं है। वही गाड़ी, वही ब्रांड, वही मेक, वही क्वालिटी, वो 1.5 मिलियन की भी नहीं है जो 5 मिलियन की है यहाँ। और 1000 सीसी या 660 सीसी गाड़ी जो है वो तो हम यहाँ पे बना नहीं सके, उसका तो काम शुरू नहीं कर सके। देखिए ना, ये जो गाड़ियों की कंपनी थी, ऑटोमोबाइल थे, इन्होंने बड़े मैन्युफैक्चरर ने बड़ी फैसिलिटी गवर्नमेंट से ली थी, एग्रीमेंट्स करके जब प्लांट्स लगाए थे, और उन्होंने ये तय किया था कि जी हम अगले 10 सालों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, सारा बाहर का हम अभी तो इंपोर्ट करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप हमें रिलीफ दें, टैक्स हॉलीडे दें, हमें रियायतें दें, हम सारी टेक्नोलॉजी यहीं ले आएंगे और सब कुछ यहीं होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी देंगे। वो उन्होंने यहाँ क्या ड्रामा किया कि उन्होंने असेंबलिंग प्लांट्स जो है ना, मुख्तलिफ किस्म के असेंबलर बनाए, और जो इंडेंटर्स हैं, जैसे गाड़ी का बम्पर बनता है, बम्पर बनाने की अपनी कंपनी खुद से अलग बना ली, फ्रंट पे किसी को रख लिया। अब बम्पर उससे खरीद लेते हैं महंगा, ठीक है ना, और कहते हैं जी हम वेंडर है, हमारा वेंडर है। लाइट बनाने वाला एक कंपनी खुद बना ली और उसमें किसी और को बिठा दिया, फ्रंट मैन को, और उससे लाइट खरीदते हैं महंगी। जो लाइट 200 रुपए की है उससे खरीदते हैं 5000 रुपए की, और कहते हैं हमें गाड़ी महंगी पड़ती है, हम इतने की कॉस्टिंग है हमारी। गाड़ी की जो पार्ट्स जहां से आप खरीद रहे हैं वो भी कंपनी आप ही की है, वो आपने ही बना के दूसरे लोगों को सामने रखा हुआ है, और आप उनसे महंगे पार्ट्स खरीदते हैं और कहते हैं गाड़ी की कॉस्ट बहुत पड़ती है। अच्छा, नहीं, ये इजी, इतनी आसानी के साथ ये हुकूमत को चकमा दे देता है अगर एक बिजनेसमैन या जो भी हुकूमत का सर इंटरेस्ट नहीं है। देखें, हुकूमत की तरजीहात, हुकूमत की तवज्जो इस बात पर है नहीं कि वो इन मामलात को, मसाइल को, माफियाज को कैसे हैंडल करें। अच्छा सर, इस हवाले से ज़रूर बात करते हैं। वक्फा फिर से आन पहुंचा है। एक दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। न्यूज़ कैफे में उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में किस तरह कामयाब हो सकती है। तो जनाब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि हुकूमत को चकमा देना क्या इतना आसान है कि माफियाज मतलब आज़ादी के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ जो है वो सोच रहे हैं, अपने मिशन पर लगे हुए हैं, वो कामयाब होते जा रहे हैं, और हुकूमत जो है वो अवाम के हक के लिए कुछ कर नहीं पा रही। देखें, मकबूल हुकूमतें जो होती हैं, पॉपुलर हुकूमतें जो होती हैं, वो बड़े सख्त फैसले आराम से ले पाती हैं, अवाम उनके साथ होते हैं। और गैर मकबूल हुकूमतें मामूली नौयत के फैसले भी नहीं ले पाती, क्योंकि उन्हें अवाम के शदीद रद्द-ए-अमल का खौफ होता है। आप देखिए हुकूमत किस तरह घुटने टेकती है गैर मकबूल हुकूमत का। अभी आपने देखा कि एक जमात ने एहतजाज किया, वो एहतजाज मीडिया पे कहीं रिपोर्ट नहीं हो रहा था, सोशल मीडिया पेजेस ब्लॉक थे, फिर भी उनकी थोड़े से लोगों की मारपीट इतनी हुई कि हुकूमत ने उनको कालदम करार दे दिया। करार देना का फैसला वापस ले लिया, वापस भी ले लिया, उनके मुतालबात भी मान लिए। हाँ। तो देखिए, यही है ना, हुकूमतें झुकती हैं। जो गैर मकबूल हुकूमतें होती हैं उन्हें झुकना पड़ता है, क्योंकि उनके पास फैसला करने की एक ताकत नहीं हो रहती है उनके पास। अब हमारी हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की, वो इतनी कोई मकबूल हुकूमत अब रही नहीं जितनी शुरू के दिनों में थी, और इनसे जितनी उम्मीदें थी वो उन्होंने वो बड़े फैसले किए भी नहीं। रह गई अपोजिशन, माफियाज और अपोजिशन के खिलाफ एक सरगर्म ताकतवर इकदाम जो था, वो खान साहब अपनी अच्छे जो पीक टाइम था शुरू का, उसमें कर सकते थे। ये दुरुस्त है कि ये अपोजिशन जमातों के बड़े बड़े लाव लश्कर हैं, इनके बड़े मफादात हैं, इनके बड़े बड़े ग्रोह हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। शुगर मिलों की बड़ी तादाद जो है दोनों अपोजिशन जमातों की क़यादत की है,
ठीक है ना। और अभी 2 रोज पहले 52,000 बैग शुगर के जो है एक शुगर बिल पे छापा पड़ा, वो अपोजिशन जमात की क़यादत की थी, वहां से बरामद की गई है, वो स्टॉक कर रहे हैं, कार्टेल बनाए हुए हैं, उसको जो है ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके मार्केट में किल्लत पैदा कर रही है। ये बात अपनी जगह सही है कि अपोजिशन जमातें वो तो हमेशा करती ही है ना। मगर हमारा देखें ना, ये तो निज़ाम ही सियासत का ऐसा है कि हमारे यहाँ सियासत में वो शख्स आता है जब जो बड़ा अमीर होता है, जिसकी फैक्ट्रियाँ होती हैं या कोई ना कोई उसके बड़े बड़े कारोबार होते हैं, वो कहते हैं अब मैं क्या करूँगा, सियासत से आ जाओ पाए, कोई तो प्रोटोकॉल भी मिलना चाहिए, अब मिनिस्टर बन जाएंगे या जो भी है, तो वो इसलिए सियासत को ज्वाइन करते हैं लोग, कोई खिदमत करने के लिए थोड़ी ज्वाइन कर रहे हैं। तो खान साहब की फिलॉसफी जो है ना, आप उसका कंट्राडिक्शन ये देखिए कि खान साहब कहते थे कि जी हम अपनी जो है वो शेडो कैबिनेट लॉन्च करेंगे और जेन्युइन लोगों को हम सामने लाएंगे। वो कोई शेडो कैबिनेट तो आई नहीं, उन्होंने भी इलेक्टेबल्स पे कॉम्प्रोमाइज किया, उनको भी इलेक्टेबल्स ही लेने पड़े, कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने। अच्छा, खान साहब कहते थे कि सियासत में पेट भरे हुए आदमी को आना चाहिए, आपकी वाली बात। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था आपने कि जो लोग मालदार हों, पेट भरे हुए हों, पैसा कमाने की उन्हें हवस ना हो, शॉर्टकट मारने की जल्दी ना हो, तो वो सियासत में आ जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। बाद में उस्मान बुजदार को जब उन्होंने इलेक्ट किया बतौर सीएमशिप, तो उन्होंने कहा गरीब आदमी, गरीब का दुख समझता है, झोपड़ी में रहता है, घर में बिजली भी नहीं है गांव में इसके, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। वो अपनी कॉन्ट्राडिक्शंस उनकी जो है ना, उनको कब तक कूप अप कर पाएंगे वो मैं समझ नहीं सकता। हर एक मामले पे एक नया रंग है। तो बहरहाल बाद हम अपने मौजू की तरफ वापस चले जाते हैं कि आवाम को रिलीफ की देखें। अच्छा, यहाँ पे माफी चाहता हूँ, एक जुमला मैं ऐड करूंगा, रिलीफ की बात कर रहे हैं और ये बहुत अहम है। वो ये है कि हमारी हुकूमत, जो अपोजिशन इस वक्त तनकीद करती है, वो ये कहती है कि मौजूदा हुकूमत ने माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा कर्जे लिए हैं, ठीक है, मुल्क को चलाने के लिए, और अवाम को रिलीफ देने के लिए ये कर्जे पहुंचा। देखिए, अगर अवाम पे पैसे नहीं लग रहे, उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो इन कर्जों की जरूरत क्या थी? तो ये जो कर्जे लिए हैं, ये कैसा फैसला था इनका, ये मजबूरी थी? इस बारे में बताइए। देखें, ये बात दुरुस्त है कि पिछली हुकूमतों ने भी बहुत बड़ा कर्ज लिया था, बहुत ज्यादा कर्ज लिए थे, और उनकी जो डेट सर्विसिंग है वो चली गई है 3,000 अरब रुपए सालाना के करीब पे, 2700 या 2800 अरब इस साल भी है। तो अगर 2700 अरब यानी आप 5,000 अरब के करीब कलेक्शन पे खड़े हो और 2700 अरब रुपए आपकी डेट सर्विसिंग करनी हो, तो आपके पास तो बचता ही कुछ भी नहीं है। ये बात तो सही है, बात सही है। मगर आप देखिए, इसमें हौसला अफजा बात ये होती, अगर ये होती कि खान साहब ऐलान कर देते या फैसला कर लेते या वजारत खजाना को हुक्म दे देते कि जितनी आमदनी है इतने के अंदर का बजट बनेगा, नया प्रोविजनिंग कर्जे की नहीं करनी, ठीक है ना। हम घास खा लेंगे, हम इतने में ही रहेंगे, तो हम कहीं सस्टेनेबिलिटी निकलेगी। आपकी आमदनी है 4,600 अरब, आप बजट बनाते हैं 5,300 अरब, 800 अरब कहां से आएंगे? 800 अरब ले लेंगे, चीजें बेच देंगे, नया कर्जा ले लेंगे, पीआईए के शेयर्स बेच देंगे, स्टील मिल प्राइवेटाइज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कर्जा नया ले लेंगे, कर लेंगे पूरा। भाई आपने खर्चे कम कर लो ना, आप काटो ना अपना पेट। बिल्कुल सही। 4,600 अरब के अंदर का बजट बनाओ ना, हम कहाँ खर्च करेंगे? जो बच गया, इजाफी आमदनी हुई, वो अब हम सेव करेंगे, हमने अपनी डेट सर्विसिंग में लेके जाएंगे, हम अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। आप बजट ही आपका, जहां पता नहीं कौन लोग बैठे हैं, खान साहब का कोई विजन ही नहीं है, उन्हें ये बात समझ ही नहीं आती कि वो इस पर कोई अपनी वजारत खजाना को डायरेक्शन दे। वजारत खजाना में मुस्तकिल वो लोग बैठे हैं, मुस्तकिल नुमाइंदे हैं आलमी ताकतों के या आलमी मालियाती इदारों के, वो उनके मफादात को सामने पहले रखते हैं। अवाम जाए जहन्नुम में, अवाम को बिजली महंगी करके दो, पैसे वसूल करो, अवाम को पेट्रोल पे एक्स्ट्रा लेवी लगाओ, पैसे वसूल करके दो। अब एक दिन में पाकिस्तान में 30 लाख लीटर पेट्रोल फरोख्त होता है। ओके। आप 1 लीटर पेट्रोल पे 10 रुपया टैक्स ले रहे हैं, तो आपको पता है मेरी इतनी आमदनी होगी। IMF ने कहा हमें तो और पैसे आपको कहीं से निकाल के देने पड़ेंगे। आपने कहा अच्छा 15 रुपए और बढ़ा देते हैं यार, पर लीटर से इतने रुपए और आएंगे, तो ये इतने रुपए से साल के इतने रुपए और बन जाएंगे, ठीक है आपको दे देंगे जी। तो उनके तो वो पैसे जो बन जाएंगे वो किस इस्तेमाल में आएंगे, उससे क्या, वो किस प्लानिंग के तहत जो है ना, वो अवाम का फायदा होगा, मुल्क का फायदा होगा, वो क्या है? ये फर्क है ना, ये इस हुकूमत में और पिछली हुकूमत में ये फर्क है कि उन्होंने कर्जे लिए तो उन्होंने डेवलपमेंट एसेट्स भी बनाए, ठीक है ना, उन्होंने मोटरवेज भी बनाई, कमीशन खाए होंगे, किकबैक्स लिए होंगे, जो भी किया होगा।
और उन्होंने जो है वो यानी बहुत सारे प्रोजेक्ट, मेट्रोज या ऑरेंज ट्रेन या फलां जी। जो भी है, बिजली के प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स, कायदे सोलर पार्क, ये वो सब उन्होंने पैसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह एसेट्स बनाने में भी लगाया। ठीक है, उनका एजेंडा डेवलपमेंट का एजेंडा था। ठीक है, वो कमीशन कमाते थे, किक बैक लेते थे, वो जो भी करते थे, अपने जानने वालों को, अपने ग्रोह के लोगों को फायदा पहुंचाते थे, सही है। खान साहब का डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है। खान साहब तो खुद पहले ही नाकिद थे, जंगला बस सर्विस कहते थे इसको, और कहते थे कि लोगों पर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर पैसा लगना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि उन्होंने ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर भी कुछ नहीं लगाया। वो डेट सर्विसिंग की मार है सारी, जो कुछ भी हो रहा है वो डेट सर्विसिंग में ही जा रहा है। हम कर्जों के गर्दाब में ऐसे फंसते जा रहे हैं कि 87% जीडीपी का हमारा कर्जा हो चुका है। नवाज शरीफ के दौर में, पिछले लास्ट गवर्नमेंट में 72% से एक्सीड कभी नहीं किया इसने। इसाक डार को हम बहुत गालियां देते थे, 72% से ऊपर फिर भी कभी नहीं गया। इस वक्त 87% पे हम खड़े। ओके, तो ये है वो सारी सूरत हाल। रिलीफ की तो कोई गुंजाइश नहीं बच रही इस सारी कहानी में, मगर फिर भी हम यही अपील कर सकते हैं हुकूमत वक्त से कि संजीदगी के साथ और थोड़ी दानिशमंदी के साथ, अभी भी कुछ वक्त बाकी है, आवाम के लिए कुछ बेहतर फैसले करके आप जाएं, ताकि अच्छे अल्फाज में आपको याद करें अवाम, और आने वाले वक्त में भी आपके लिए रास्ते हमवार हों हुकूमत करने के। थैंक यू सो मच। अब उबैद साहब आप तशरीफ लाए। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।